गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी एमए ग्रुप बी का जो सेकंड पेपर है उसको अपन लोग डिप्लोमेसी उसको अपन लोग ले रहे थे और लास्ट टर्म पर अपन लोगों ने डिप्लोमेसी का क्या एम होता है, राजनय का क्या लक्ष्य होता है, उसको अपन लोग देख रहे थे। उसमें सबसे पहला जो एस्पेक्ट लिया था वो ये है टू डिफेंड द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इट्स कंट्री, राष्ट्रीय अपने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। दूसरा जो पॉइंट अपन लोगों ने डिस्कस किया था वो था राष्ट्रीय सुरक्षा, मीन्स अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनय के माध्यम से किस प्रकार से पुख्ता किया जाता है, किस प्रकार से उसमें अभिवृद्धि की जाती है, किस प्रकार से अपने दुश्मनों को कम करते हुए उनको मित्रहीन करने का प्रयास किया जाता है, उनको तटस्थ करने का प्रयास किया जाता है। और इससे पहले अपन लोगों ने जिस पॉइंट को डिस्कस किया था वो ये था कि किसी भी देश की जो डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस हैं, जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, वो डोमेस्टिक पॉलिसीज डिप्लोमेसी को कैसे प्रभावित करती हैं। डोमेस्टिक पॉलिसीज के माध्यम से राजनय की वीकनेस, राजनय के स्ट्रेंथ, ये किस प्रकार से प्रभावित होती है, ये अपन लोगों ने देखा था। आज अपन लोग जो डिप्लोमेसी का थर्ड एम है, जो तीसरा लक्ष्य है, वो ये है कि मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना। इसमें आप देखिए, आज अपन लोगों ने चाहे एक छोटा राज्य हो चाहे एक बड़ा राज्य हो, मीन्स कोई सा भी राज्य हो, बड़े से बड़ा राज्य, छोटे से छोटा राज्य, उन सभी का जो उद्देश्य होता है वो है अन्य राज्यों के साथ संबंधों का मधुर संपादन और सामान्य हित वाले देशों के साथ मित्रता में अभिवृद्धि करना तथा अन्य देशों की सद्भावना प्राप्त करना होता है। मीन्स दूसरे राज्यों के साथ तो संबंधों को स्थापित करना ही है, उनमें और भी ज़्यादा माधुर्य भी लाना है, लेकिन जो सामान्य हित वाले कंट्रीज होते हैं, जिनके कॉमन इंटरेस्ट वाले कंट्रीज होते हैं, उन कॉमन इंटरेस्ट वाले कंट्रीज के बीच जो फ्रेंडशिप है, जो मैत्री है, उसको और भी ज़्यादा एनहेंस करना, उसको और भी ज़्यादा अभिवृद्धि करना, ये डिप्लोमेसी का एम होता है। और साथ ही साथ अन्य जो राष्ट्र हैं, उन अन्य राष्ट्रों की सद्भावना किस प्रकार से प्राप्त की जाए, इसकी भी कोशिश राजनय के द्वारा की जाती है। अब इसमें हम उदाहरण के रूप में देखें तो कहेंगे कि चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी सुपर पावर हो, सोवियत रूस जैसी सुपर पावर हो, ये सुपर पावर्स भी, ये महाशक्तियां भी छोटे छोटे राज्यों के साथ मित्रता करने की इच्छुक रहती हैं। तो ये राजनय के नियमित प्रयासों का परिणाम होता है, उसके कंटिन्यूअस और एफर्ट, जो लगातार दृढ़ प्रयास के माध्यम से वो अपने प्रयास करता है संबंधों को बढ़ाने का, ये उन्हीं का परिणाम होता है कि कटु से कटु शत्रु देशों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो सकते हैं। अब हम इसमें रूस और चीन को ले सकते हैं, रूस और अमेरिका को ले सकते हैं, चीन और अमेरिका को ले सकते हैं, फ्रांस और जर्मनी को ले सकते हैं, जिनके बीच संबंधों की तनातनी का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन डिप्लोमेसी के माध्यम से आज इनके बीच हमें मैत्रीपूर्ण संबंध देखने को मिल रहे हैं। केवल बड़े राष्ट्र ही नहीं, छोटे राष्ट्र भी मित्रता के माध्यम से अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसमें इटली का अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि कैबूर, गैरिबाल्डी और मैजनी के द्वारा अपने इटली के एकीकरण के प्रयास में राजनय के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार से सफलता हासिल करी कि जो इटली कभी छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था, उन छोटे छोटे गणराज्यों वाले इटली को उन्होंने एक एकीकृत इटली के रूप में कन्वर्ट किया। तो ये मैत्रीपूर्ण संबंधों के माध्यम से, राजनयिक प्रयासों के माध्यम से
इन अपने राष्ट्र का एकीकरण करने में उनको सफलता हासिल हुई। ठीक इसी प्रकार से राजनय का एक लक्ष्य ये भी होता है कि बाय द वे आपका कोई शत्रु राष्ट्र है, अमित्र राष्ट्र है, तो उस शत्रु राष्ट्र की भी शत्रुता समाप्त करके मित्रता को हासिल करने की कोशिश की जाए। और दूसरा ये होता है कि बाय द वे वो मित्र नहीं बन पा रहा है तो किस तरीके से उसे न्यूट्रलाइज किया जाए, किस प्रकार से उसे तटस्थ किया जाए आपके प्रति, इसमें राजनय का ही सारा दारोमदार होता है। तो यहाँ पर बिस्मार्क की विदेश नीति का यही मूल सिद्धांत था कि आपके जो शत्रु राष्ट्र हैं उन शत्रु राष्ट्रों की जो शत्रुता है उसको कम किया जाए, उनको तटस्थ बनाया जाए। नेक्स्ट जो डिप्लोमेसी का एम है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अक्सर ये मान करके चला जाता है कि राजनय का केवल एक ही उद्देश्य है और वो है राजनीतिक संबंधों को किस प्रकार से प्रगाढ़ बनाना। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ अब राजनीति से भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति भी इसी डिप्लोमेसी के माध्यम से करनी होती है। और इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह है आर्थिक, व्यावसायिक और वाणिज्यिक। किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है उस देश की समृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है और इसके लिए राजनय बहुत प्रयास करता है, जैसे उद्योगों की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, कच्चे माल की प्राप्ति किस प्रकार से हो, निर्मित माल के लिए बाजार कैसे हासिल किया जाए, या प्रतियोगिता को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, या एकाधिकार बनाए रखने का प्रयास कैसे किया जाए, दूसरे आर्थिक जासूसी किस प्रकार से की जाए। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में शामिल होती हैं और पणिक्कर आर्थिक विकास के राजनय को कॉमर्शियल डिप्लोमेसी की संज्ञा देते हैं। और आधुनिक जगत में, आधुनिक विश्व में यह जो प्रयास है निरंतर जटिल होता जा रहा है, लेकिन यही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा का पूरा जो कोल्ड वॉर का पीरियड था उसमें महाशक्तियों ने आर्थिक और व्यापारिक राजनय का खुल करके प्रयोग किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन पर सामरिक महत्व के कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगाई और आज क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में व्यापार राज्याधिकृत है, राज्य के अधीन है, स्टेट कंट्रोल्ड है, तो वहाँ पर राजनय के माध्यम से ही इसका विकास संभव है। लास्ट जो एम अपन लोग लेंगे वो है सहायता की प्राप्ति, टू सीक एड फ्रॉम द फॉरेनर कंट्रीज। आज राज्यों के बीच बढ़ती हुई जनसंख्या, अकाल, बाढ़, दुर्भिक्ष या अन्य और किसी भी प्रकार की आपदाओं के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न और धन की सहायता देना या इसे प्राप्त करना सभी देशों के राजनय का एक आवश्यक अंग बन गया है, जिसे फूड डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है, जिसे एड डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है। खाद्यान्न की कमी आज एक विश्वव्यापी समस्या है और खाद्यान्न के क्षेत्र में तो रूस और चीन जैसे देशों को भी कभी कभी खाद्यान्न की सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है। एशिया और अफ्रीका के देश रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से राजनय के माध्यम से समय समय पर खाद्यान्नों की सहायता प्राप्त करते रहते हैं। खाद्यान्न से संपन्न देश जब इस प्रकार की सहायता करते हैं जिसमें वो एड दे रहे हैं या फूड सप्लाई कर रहे हैं, तो कभी कभी ये अपनी शर्तें भी रख देते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस सहायता की आड़ में सहायता प्राप्ति देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। इस प्रकार का हस्तक्षेप केवल खाद्यान्न के माध्यम से ही नहीं बल्कि आर्थिक, तकनीकी, सैनिक आदि सहायता के साथ भी किया जाता है। पणिक्कर के शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हित तथा सुरक्षा के इस सर्वोपरि लक्ष्य के अतिरिक्त आर्थिक हित, व्यापार और अपने देशवासियों की रक्षा भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका ध्यान रखना राजनय का उद्देश्य होता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यदि राजनय को वास्तव में मानवीय हितों की रक्षा करनी है
तो उसका मूल उद्देश्य है अपने आप को राजनीति के एक ऐसे अंग के रूप में देखना जो व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय संकटों से दूर रख करके राज्यों के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना और राज्यों के राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना। थैंक यू। कल अपन लोग लेंगे युद्ध और राजनय के बीच क्या संबंध है, राजनय युद्ध को रोकने में, युद्ध को टालने में किस प्रकार की भूमिका निभाता है, ये अपन लोग कल देखेंगे। थैंक यू।